जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे। मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे वही मॉडल तो यहां अपनाया, कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरका चीज? उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये यहां के लाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है, लेकिन कुव्वत और जोश ईमानी नहीं। फलस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है, अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज उठा रहा? उठा रहे नहीं। आप लिंक करें दोनों चीजों को। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़पें जारी हैं। इधर इजराइल का भारत के साथ दोस्ती और भारत के वार रूम में इजराइल की मौजूदगी पर पाकिस्तानी मीडिया में सवाल भी उठाया जा रहा है। पाकिस्तान के इस चर्चा में इजराइल इंडिया गठजोड़ का डर भी है, कश्मीर के हाथ से जाने का गुस्सा भी है और ओवैसी के बेबसी का रोना भी है। पाकिस्तान के इसी डर, गुस्सा, बेबसी को रेखांकित करती परिचर्चा, आइए उसके साथ आगे बढ़ते हैं। मुल्क में फलस्तीन के बारे में तो पूरा का पूरा माहौल बनाने दिया ना मौजूदा सिस्टम ने, लेकिन कश्मीर के लिए तो ये माहौल नहीं बनाने दिया। कश्मीर के लिए ये माहौल नहीं बनाने दिया। आई रिपीट, उस वक्त ये माहौल नहीं बनाने दिया गया कि इसको बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। क्या वजूहत थी डॉक्टर साहब? वजूहत तो ये सिस्टम खुद बताएगा। मौजूदा बात यह है कि वहां आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि वो मॉडल जो वहां पर इसराइल ने अपनाया फलस्तीन में, उसके साथ उसको आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी जमीन के को, और उसी को जब यहां पर अपनाया कि डेमोग्राफिक चेंज होंगी और यहां पे हिंदू ज्यादा लाके आबाद कर दिए जाएंगे और मुसलमान कम हो जाएंगे। और मुझे बताएं कि वहां पे इस वक्त, और आप जनाब कह रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स होती है, नहीं बात छोड़ देना, वो 370 को साइड पे छोड़ के 35 पे बातचीत करते हैं ना, चले वो आलू प्याज की तिजारत शुरू करते हैं ना चुपके चुपके। आपकी बातें चल रही, फिर उसके बाद हालात देख के आप पीछे हो जाते हैं। मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे वही मॉडल तो यहां अपनाया, कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरका चीज? उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये यहां के लाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। पाकिस्तान और तुर्की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जब तक कि इसराइल इनके ऊपर हमला ना करे, ये कभी नहीं करेंगे। दूसरा, इसराइल कभी मौका ज़ाया नहीं करेगा। जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे और कुछ ऐसा स्ट्राइक हो पाकिस्तान में जिसके बाद पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी या ये काबिलियत मौजूद ना हो। इसी तरह वो ईरान पे भी करते रहते। तो आप कश्मीरियों के लिए तो आपने पूरे दुनिया में माहौल, ये फलस्तीनियों के लिए तो बन गया, तो फलस्तीनियों कश्मीरियों के लिए बनाना किसका काम था? हमारा काम था पूरी दुनिया में। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जुलूस निकल रहे होते और वहां पे जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज उठाते। हमने वो नहीं किया। हमें कश्मीर के मसले को उसी तरह से उठाना है, उससे ज्यादा, क्योंकि फलस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है। अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज उठा रहा? उठा रहे नहीं। आप लिंक करें दोनों चीजों को। आपने ओआईसी के अंदर अगर फलस्तीन के खिलाफ करारदाद फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मंजूर करवाई तो कश्मीर को ऐड करें आप। आपका इशू कश्मीर है, फलस्तीन भी है, किबला अव्वल दोनों एक साथ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक जगह आप 2 नंबरी कर रहे हैं और एक जगह आप हम सीना तान के खड़े हो जाएं। ऐसे नहीं है। वहां पर वो बड़ा जेल है। बी ऑनेस्ट, आप जज्बे के साथ खड़े हो, मत धोखा दें अपने आप को भी और दुनिया को भी। कश्मीर का इशू साथ नहीं करें आप फलस्तीन के, फिर पाकिस्तान की कोई पोजीशनिंग बनेगी दुनिया में। इस वक्त तो सारी दुनिया, इस वक्त तो अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे आप भी चल पड़े साथ साथ।
वो बरतानिया में भी हो रहे हैं, आप भी साथ साथ चल रहे हो। भाई कश्मीर के लिए कौन उठेगा? कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2012 से अब तक फ़लस्तीनी इलाकों में दाखिले से रोके रखा है इसराइल ने, हमें वहाँ जाने नहीं देते। हमारे पास जो वाइड सोर्स था, ये जो मीडिया का पूरा एक टावर तबाह किया है इसराइल ने, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम रास्ते बंद किए गए थे। हम पर दबाव डाला जाता था और हमें रोका जाता था कि आपने इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और इंसानी हुकूक जो हैं वो फ़लस्तीनियों के नहीं हैं, उनके बारे में आपने बात नहीं करनी, बाकी दुनिया में जाएँ जहाँ आपने बात करनी। यानी पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या हो जाए ना छोटा सा, अभी थोड़े दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास की और उस करारदाद के अंदर जो उन्होंने बताया कि उनको एक कोई गैर मुस्लिम है, उनके साथ कोई मामला हुआ पाकिस्तान में और उसके ऊपर उनको, हालांकि नाइंसाफ़ी कहीं भी और नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा उस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दुनिया भर की तंजीमें उसके ऊपर बात कर रही थी, यूरोपीय यूनियन उस पर बात कर रहा था। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो वबीला खड़ा कर देती है, लेकिन कश्मीर में और फ़लस्तीन में नहीं कर सकते क्योंकि आलमी प्लेयर्स उनको ऐसा करने से रोकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2012 से अब तक एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करने से रोका गया है और इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वहाँ पे हिसाब है, कोई इंसाफ तो है नहीं। और इंसाफ के आलमी इदारे, जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगाने वाले लोग हैं, जितने लोग हमेशा इंसानी हकूक़ का नाम लेकर अमेरिका ने आज तक सारी जंगें शुरू की हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ का नाम नहीं ले रहा। तो ये अजान हम देते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है, मेरी यही जिम्मेदारी है। लेकिन क्या बतौर पाकिस्तानी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि पूरी दुनिया से छोटे एहतजाज पाकिस्तान में हुए हैं, यानी अंग्रेज़ों ने हमसे बड़े एहतजाज किए, हम तो आवाज़ ही नहीं उठा सके अभी तक। होगा न जाने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की ज़ेर क़यादत मुसलमान ममालिक की फ़ौज कहाँ है, क्या कर रही है, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे बदुआएं कर रही है कि कुछ और भी करेगी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फ़ौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है, लेकिन क़ुव्वत और जोश ईमानी नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक बुज़दिली का शिकार है। हाँ, अगर जंग अमरीका की हो तो फिर देखें मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों और हमारी फोर्सेस की पुर्तियों, और ये वो मामला है जिसकी वजह से दिल खून के आंसू रोता है। सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज पे जिहाद फ़र्ज नहीं? क्या जिहाद उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं, या उन्होंने सिर्फ अमरीका की जंगें लड़नी हैं? सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम मुसलमान है। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, मुसलमानों के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हल करने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं। मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी वहाँ एक मामूल बन चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान ममालिक ने इसके जवाब में अगर ज़्यादा कुछ किया तो चंद एक मजम्मती बयानात आ जाएंगे, या अपने ही मुल्क में को बस चला देंगे, रिक्शा चला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। और ये मुसलमानों के बदतरीन ज़वाल का दौर है। अफसोस तो इस बात का है कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन कहलाने वाले अमेरिकन डेमोक्रेट्स चुप साधे। इस हौसले की वाहिद वजह बैन अल-अक़वामी बरादरी की खामोशी और ख़ास तौर पर अरब और बाकी मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक मौसर इक़दाम का फुक़दान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद मुक़द्दस तरीन समझा जाने वाला शहर बैतुल कुद्स या यरूशलेम दुनिया भर के मुसलमान और अरबों के दिल में ख़ास मकाम रखता है, और इसीलिए मस्जिद अक़सा में होने वाले हालिया वाक़यात ने न सिर्फ सऊदी अवाम बल्कि ख़ित्ते के दूसरे लोगों की दुखती रुख को भी छेड़ दिया। और एक तरफ तो गाज़ा में बमबारी के मनाजिर जारी हैं, दूसरी तरफ मशरक़ी यरूशलेम में लोग अपने घरों से ताकत के ज़ोर पर निकाले जाने वाले हैं। इस वक्त आलमी ताकतों को दुनिया दिखाने के लिए शोर तो मचा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमन इस वक्त किसी की भी तरजीह नहीं है, और कोई भी नहीं चाहता कि अभी जंग बंदी हो। फ़लस्तीनियों में दाखिली तौर पर इत्तेहाद नहीं है, और यह मामला सियोनी क़यादत के एजेंडे पर भी नहीं है, तो ऐसे में जंग बंदी और अमन मुश्किल नज़र आता है। इससे आप आम फ़लस्तीनी की बेबसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बैतुल कुद्स बैक वक्त यहूदी, मसीह और मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस है, पर अगर आप तारीख़ में थोड़ा पीछे जाएँ तो जूनियर बुश, उन्होंने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बजाई थी, तो उन्होंने कहा था ये तहज़ीबों की जंग है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिस पर ईसाइयों के पोप ने उन्हें ऐसा कहने से मना किया। काश वो ऐसा वैसा कुछ करने से भी मना करते, जैसे अफगानिस्तान, सूडान, इराक और लिबिया में हुआ। उससे पहले सीनियर बुश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर चुके थे, और तब से इनकी नज़र बैतुल मुक़द्दस पर थी, जहाँ आज एक और डेमोक्रेट जो बाइडन के होते हुए खून की होली खेली जा रही है। बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े की ख्वाहिश ने यहूदी और मसीहों को एक कर दिया, और मुसलमान कब एक होंगे ये एक सवालिया निशान तमाम मुसलमानों को मुँह चढ़ा रहा है।
लेकिन मुस्लिम उम्मा 50 से ज़्यादा मुसलमानों के मुमालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, किसी में हिम्मत। आज की चर्चा जो अभी आपने सुना वह मुख्यतः दो बिंदुओं पर केंद्रित थी जो आपस में जुड़े हुए भी हैं। पहला है भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और दूसरा कश्मीर के मुद्दे का फिलिस्तीन के मुद्दे से समानता। शुरुआत भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर करते हैं। इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया और उसके ठीक 2 साल बाद ही इजराइल के साथ भारत के संबंधों की शुरुआत शुरू हो गई। भारत में जो यहूदी रहते थे वे अपने देश इजराइल लौटना चाहते थे, इसलिए इजराइल ने भारत के मुंबई शहर में अपना कॉन्सुलेट यानी दूतावास का एक छोटा रूप स्थापित किया ताकि जो यहूदी भारत से इजराइल जाना चाहते हैं उनके जाने को सहूलियत हो। भारत ने 1992 में औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी और फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। भारत को इजराइल के साथ संबंध बनाने में शुरुआत में थोड़ा हिचक था, जिसका कारण यह था कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल के विवाद को लेकर इजराइल को एंटी मुस्लिम समझा जाता था और भारत में भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही अरब देशों के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। अरब देशों में भारत के बहुत सारे लोग जाकर नौकरी पाते हैं और अरब देशों के साथ भारत के गहरे व्यापारिक संबंध भी है। इसी कारण भारत इन देशों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, पर जब धीरे धीरे अरब देश ही इजराइल को मान्यता देने लगे, उसके करीब आने लगे, फिर भारत के लिए इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना बहुत ही आसान हो गया। आज इजराइल के साथ भारत के संबंध रक्षा सहयोग के साथ साथ लगभग हर एक फील्ड में बहुत ही गहरे हैं। इसी कारण पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत के साथ इजराइल के जो संबंध है उसी कारण इजराइल के लोग भारत के वार रूम में मौजूद थे और इजराइल ने जो भारत को रक्षा टेक्नोलॉजी दिया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी दिया है, वह भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज कर सकता है। जहाँ तक कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दों के बीच समानता की बात है, आपको यह बताते चलें कि कश्मीर का मुद्दा पूर्णतः भारत का अंदरूनी मुद्दा है। साथ ही कश्मीर का विधिक रूप से विलय भारत के साथ तत्कालीन राजा हरी सिंह ने कर दिया था, इसलिए विधिक रूप से पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ही कश्मीर के कुछ हिस्से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान पर अवैध रूप से कब्जे में है। अगर इन हिस्सों को छुड़ाने के लिए भारत कोई जंगी कार्रवाई करता है, कोई युद्ध करता है, तब शायद जाकर फिलिस्तीन और भारत के कश्मीर की तुलना की जा सकती है। आपको यह भी बताते चलें और शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि बहुत सारे मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के बनने के बाद मान्यता नहीं दिया था। भारत उन चंद देशों में से है जो 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया था और भारत ने अपना दूतावास गाजा पट्टी में, जो अभी विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जहां पर मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है, वहां पर अपना राजदूतावास बनाया था। लेकिन बाद में भारत ने वहां से अपना दूतावास हटाकर अभी रमल्ला में शिफ्ट कर दिया है। भारत का दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाकर काम कर रहा है और गुप्त रूप से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की प्रक्रिया चालू है। पाकिस्तान जैसा बाजा बजाकर भारत नहीं कर रहा है, जो भी भारत कर रहा है वह बहुत सक्रिय है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में भारत की एक बड़ी भूमिका उभर कर सामने आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।